देखें कि आज का मुद्दा है क्या। ये रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर बढ़ते हैं बहस की तरफ, डिबेट की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम और डिटेल लिखने के लिए आदेश का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। यूपी की तर्ज पर उज्जैन में फिर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के नाम और पहचान का बोर्ड लगाने की मांग उठने लगी है। उज्जैन नगर निगम 1 साल पहले भी ये आदेश दे चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। अब महाकाल मंदिर के पुजारी भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। कहीं कहीं जो वीडियो वायरल हुए हैं तो उसमें देखने में आया कि मुसलमान भाइयों के जो लोग हैं कुछ उन्होंने फल के ऊपर थूका है। कुछ ऐसे पदार्थ जो अशुद्ध पदार्थ है वो वस्तु सामग्री पे रख दी है। इसलिए इसकी एक आवश्यकता है कि अपना नाम लिखे, जिससे कि स्पष्ट हो सके। जिसको जहाँ से सामग्री खरीदना होगी भक्तों को वहाँ से खरीद लेगा। उज्जैन में साधु संतों की मांग के बीच मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। इंदौर में दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखकर पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू करने का आग्रह किया है। तो इंदौर 4 से ही विधायक मालिनी गौड़ ने उन लोगों पर सवाल खड़े किए हैं जो नाम बदलकर गलत काम करते हैं। ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ से भी यात्रा निकले उसके बाहर जो भी बोर्ड है प्रोप्राइटर और उनका नाम, दुकान का नाम और नाम होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। योगी जी और रमेश जी दोनों का समर्थन करता हूँ। दुकानों पर अपना नाम छुपाकर जो दुकानें चला रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। नाम की पहचान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से नाम छुपाकर जिस प्रकार से लव जिहाद और अन्य गतिविधियां लोग कर रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और बयान आया तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने भी सीएम को पत्र लिखा। कांग्रेस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर जात पात और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग, ये बेहद आपत्तिजनक मांग है और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएं हैं, कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कहीं से भी वैधानिक नहीं है कि इस तरह से लोगों को आपस में बांटे, बल्कि जिसके पास वो होता है इसका गुमास्ता कानून, ये सब चिपके रहते हैं। जिसको देखना है वो उसमें देख लें, सबके नाम पते लिखे रहते हैं। अगर इनको नहीं दिख रहा हो तो दूरबीन से देखें। दुकान और ठेलों पर नाम को लेकर यूपी के बाद एमपी में बयानों की बारिश हो रही है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अभी के सियासी माहौल और बयानबाजी को देखकर कहा जा सकता है कि नाम में सियासत है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाम में सियासत है। तो बड़ा सवाल यही है कि नाम आखिर क्यों। आपने सुना महेश जी जो पंडित जी हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के, उनका यह आरोप है और उनका दावा है कि फलों को कुछ अशुद्ध तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसलिए नाम लिखना जरूरी है। अब ये आप जितनी दूर जाएंगे नाम लिखें तो फिर नाम का प्रमाण दें कि जो नाम लिखा है आप उसी नाम के व्यक्ति हैं। आधार कार्ड की बात होगी कि आधार कार्ड दिखाइए या आधार कार्ड भी लटकाइए नाम लिखने के साथ। और फिर सवाल ये भी है कि भारत जिस तरह से एक विविधता का देश है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें भी कई बार होती हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। दक्षिण भारत में क्या होगा, क्या वहाँ कुछ और स्थिति बनेगी, या फिर जब सरकारें बदल जाती हैं तो फिर इन आदेशों का क्या होगा कि फल के साथ फल की दुकान हो या कोई भी दुकान हो वहाँ अपना नाम लिखिए। कई बड़े सवाल हैं और आखिर हम इस तरफ आकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अगर कथित रूप से
जिनके बारे में ये दावा सामने आया है कि वो इतने इस निकृष्टता के इस हद तक जा सकते हैं, मुझे हमें नहीं मालूम कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर वो फलों को तथाकथित रूप से अशुद्ध करने का काम कर रहे हैं तो क्या उनके विरुद्ध एक्शन से इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता है? और कई सवाल हैं। जब बाज़ार में पनीर अशुद्ध बिकता है, बाज़ार में मिलावटी दूध मिलता है, उसको रोकने के बजाय हम कुछ और चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलावट कहाँ नहीं है, और मिलावट ऐसी मिलावट है कि जो शरीर का नाश कर देती है। उस मिलावट की तरफ हमारी तवज्जो हो, या हम कुछ लोगों के सिरफिरे लोगों के, अगर वो कर रहे हैं ऐसा, उनके कृत्य की तरफ हम मुड़ जाएं और इसको कुछ इस तरह की एक डिवाइड की तरफ ले जाएं। कई बार समझ नहीं आता कि सियासत का ये रुख क्यों और कैसे किस तरफ जाने लगता है। और कठिनाई ये भी होती है, चूंकि इससे राजनीति जुड़ जाती है, तो दोनों पक्ष, जो एक समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, उनके भी दावे बड़े पारंपरिक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि परंपरा की ही बात कर रहे हैं। एक कहेगा बिल्कुल ठीक है ऐसा करना, दूसरा कहेगा कि ये नहीं कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनकी तरफ से विरोध हो जाए, या जो लोग उस तरफ खड़े हैं जो विरोधी करते हैं वो समर्थन करने लगे। लेकिन ये नहीं मिलता देखने को। पारंपरिक राजनीति का चेहरा नजर आता है जो अपनी अपनी रोटी सेकता हुआ दिखता है। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है? क्या यूपी के कानून पर एमपी में सियासी उबाल वोट बैंक को साधने की जुगत है? और हमारा जो तीसरा सवाल है कि नाम को लेकर कांग्रेस बीजेपी क्या सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में है? और सियासी रोटियां सेक कर नुकसान किसका होगा? सोसाइटी। आप किसी होटल में जाते हैं तो क्या कभी पूछने की कोशिश करते हैं कि जिसने पानी दिया उसका नाम क्या है? और नाम है तो आधार कार्ड निकालो कि तुम राम हो कि राशिद हो। कई बड़े सवाल हैं, आज बात करेंगे इसी पर। मेरे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़, बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी हैं, बीजेपी की युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता। मेरा सभी मेहमानों से आग्रह है कि विषय बहुत संजीदा है, तो मैं माफ़ कीजिएगा, मैं अनाड़ी व्यक्ति हूँ और एंकर्स तो वैसे भी अपनी मूर्खता के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ, बहुत जगत प्रसिद्ध हैं हम लोग, हमसे अनाड़ी, और हमसे मतलब मुझसे, क्योंकि बाकी भाई लोग एंकर लोग नाराज़ हो जाएंगे कि द्विवेदी जी हमको क्यों शामिल करते हैं, आप होंगे मूर्ख। तो मैं तो नितांत रूप से मानता हूँ कि बड़ा अज्ञानी हूँ, लेकिन इस विषय पर कृपया संजीदगी से बात करिएगा, क्योंकि भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति में सहिष्णुता, धैर्य का स्थान है। ऊंची आवाज़ चीखने की तरफ जाती है और अपने मंतव्य को स्थापित करने के अहंकार से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये मेरा आग्रह सभी से हाथ जोड़कर है। शैलेंद्र जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रयोजन को, और इसमें क्या लगता है आपको, सियासत है, सिर्फ एक विषय को तूल देने की कोशिश है, या उसके पीछे भी कुछ है? देखिए, जैसा कि परंपरा रही है, इसको ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। तो पहला रिमार्क तो यही आता है कि बीजेपी की ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, एक वर्ग विशेष के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, जो कि विपक्ष की तरफ से आरोप भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें शरद जी, मुझे ये लगता है कि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है, और उस आर्थिक पहलू से अपने लोगों को जोड़ने की बात भी है। क्योंकि कोई भी भारत जैसा देश है जो धार्मिक परंपराओं का देश है, कोई धार्मिक स्थान हो या कोई धार्मिक पर्व के दौरान लगने वाले मेले ठेले हों, उससे जुड़ा एक बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, और उस पर कब्जे की भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है। तो एक दृष्टि से, इस दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है कि एक वर्ग विशेष कोई का इसका फ़ायदा ना मिले, या एक प्रेशर होता है उस इलाके के लोगों का कि अगर एक विशेष विचारधारा वाली पार्टी है तो उससे वो उम्मीद रखेगी कि इस तरह के कोई आदेश आए, तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। बाकी ध्रुवीकरण है, आर्थिक बहिष्कार है वर्ग विशेष का, और कांग्रेस इसको जिस तरह से ले रही है कि उसको दलितों से जोड़ दिया है, तो उसकी अपनी राजनीति, तो राजनीति तो खूब है, लेकिन असल वजह आर्थिक ही हो सकती है शरद जी। जी, लेकिन ये भी बात समझ से परे है कि ये कोई कॉरपोरेट बाज़ार नहीं है जहां हज़ारों करोड़ का कारोबार होता है। ये उन व्यापारियों से जुड़ा मसला है जो आमतौर पर मंडी से उतना ही सामान लेकर आते हैं जितना एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में
पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर आप किसको बाहर करेंगे और किसको अंदर लाएंगे, क्योंकि हैं तो सभी भारत माता के निवासी और नागरिक। रोशनी जी, आप कैसे देखती हैं? और जाहिर तौर पर कांग्रेस का रवैया साफ है, लेकिन उसके पीछे कुछ मजबूत दलीलें और तर्क होंगे, विनम्रता के साथ, तो और बेहतर होगा। जी शरद जी, आपको सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कि पहली बात तो चूंकि भारत देश एक समरसता और हमेशा एक संस्कृति और परंपराओं का देश है, जिसकी बहुत ही सुंदर सौहार्दता का प्रतीक है ये। लेकिन जब इस तरीके के फरमान जारी होते हैं तो ये सामान्य रूप से सभी जो समाज और वर्ग है उसमें एक द्वेषपूर्ण भावना भी उत्पन्न होती है, और ये सीधा संदेश जाता है कि जो संविधान में रचित है, जो संविधान में मैं एक आपको 2 मिनट की एक स्टोरी बताना चाहूंगी। द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिखी है रोहित दानव, उसमें एक स्टोरी है, उसको जरूर मुझे लगता है कि मैंने पढ़ी, सबको पढ़नी चाहिए। मुजफ्फर जिले के जलाल बाग के एक जो है मोहम्मद यासीन, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था और उसी समय पे अंग्रेजी हुकूमत के बाद अंग्रेजी वकालत चल रही थी, उस समय वो एक साधारण परिवार के 8 से 10 व्यक्तियों का परिवार चलाने वाला एक सामान्य व्यक्ति था। जैसा कि आपने कहा कि वो सब्जी भाजी तरकारी मंडी से खरीदकर अपने एक टाइम की सब्जी बेचकर अपने जीवन का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो उस व्यक्ति को जब नगर पालिका या एक प्रशासन इस बात को कहता है कि पर्टिकुलर एक व्यापारी को लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए और सारे अधिकार इसके जितने भी लाइसेंस होंगे हर बात के एक व्यक्ति को हम दे देते हैं, और वो जो साधारण गरीब व्यक्ति है उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे भारत देश के जितने गरीब स्ट्रीट वेंडर हैं उन सबके लिए लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो हमें संविधान के दायरे में रहते हुए जिन मौलिक अधिकारों में हमें आजादी मिली हुई है उस आजादी का उसने इस्तेमाल किया, जो कि हमें अनुच्छेद 32 में इस आजादी को मेंशन किया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जस्टिस की बेंच ने, जिसमें बीके मुखर्जी भी थे, मेहर जी थे, चंद्रशेखर जी थे और तमाम हमारे जस्टिस, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला 2 साल बाद दिया 27 फरवरी 1952 को। थोड़ा उस ऐतिहासिक फैसले में उस ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने यही कहा कि नगर पालिका के द्वारा किसी भी तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर है या साधारण जो सब्जी ठेले वाले हैं, जो केवल 500 रुपए की सब्जी लेकर के आते हैं और 100 रुपए जो फायदा लेते हैं, वो आपको लाइसेंस के तहत मोटी वसूली रकम नहीं दे सकते। और जब आपको इस बात की जरूरत क्या पड़ी, जब हमारे कानून में गुमस्ता लाइसेंस का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें आपका आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके तमाम तरीके की आपके बर्थ सर्टिफिकेट के वास्ते सारी जानकारी रहती है, प्रोपराइटर आपकी फर्म मेंशन होती है उसमें भी सारी जानकारी रहती है। तो अगर आप इस तरीके का जब आप फरमान जारी करते हैं तो देखिए ये सीधा संदेश जाता है कि संविधान को बर्बाद करने की ओर, गरीबों को लाचार करने की ओर, और जो परंपराएं हम लंबे समय से लड़ाई लड़के खत्म करने जा रहे हैं, मैं लौटता हूं सेकंड राउंड की तरफ। जी मैं लौटूंगा सेकंड राउंड दोबारा आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं छुआछूत जैसी बीमारी को उत्पन्न करने के लिए। जी नेहा जी, कई बातें कही उन्होंने, रोशनी जी ने कांग्रेस की तरफ से, कि संवैधानिक रूप से भी ये अधिकार नहीं है, क्योंकि सही बात है गुमाश्ता एक्ट के तहत आपको मिलता है। और मुझे लगता नहीं कि हम सब्जी भाजी कभी नाम पूछकर खरीदते हैं, हम उसकी गुणवत्ता देखते हैं और उसको खरीदते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, आपके कुछ नेताओं की व्यक्तिगत मांग के तौर पर अभी ये बात उठी है। उत्तर प्रदेश ने भी इसको कानून का रूप दे दिया, ऐसी बात नहीं है। जी शरद जी, मैं तो कल से हैरान परेशान हूँ कांग्रेस के जिस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे सब कुछ तबाह हो गया और भारत जो है वो समाप्त होने जा रहा है। ये जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पहली बात तो बहुत काल्पनिक सा है। एक किसी ने मांग उठाई है, एक विधायक महोदय ने, उन्होंने इतनी खूबसूरत पत्र लिखा है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने इतना गौरव की अनुभूति कराई है अपने संस्कार, संस्कृति और नाम में कि प्रत्येक भारतीय को मुझे लगता है कि अपने नाम को लेके गर्व होता है। ना उसमें कोई हिंदू है, ना उसमें कोई मुसलमान है, ना उसमें कोई सिख है, ना उसमें कोई ईसाई है, ना उसमें कोई दलित है।
फूड प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे भारत का है, जो कोई प्रदेश की सरकार नहीं बनाती, जिस यूपी को हम कह रहे हैं वो यूपी नहीं यूपीए का कानून है। मैडम रोशनी जी और कांग्रेस को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। मुझे तो अफसोस हुआ थोड़ी देर पहले, मिथुन जी बहुत कद्दावर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो दलित एंगल ले आए, रोशनी जी संविधान का हवाला देने लग गई। अरे भैया, जब हम कुछ खाद्य पदार्थ लेने जाते हैं तो उसमें तमाम सारी इंडस्ट्रीज हैं, केवल होटल रेस्टोरेंट नहीं है, जिसको फूड एंड लाइसेंस एक्ट के तहत जब वो लाइसेंस लेने जाता है, जिस गुमास्ता और लाइसेंस की आप बात कर रही थे, उसका पहला, शरद जी अगर ये फॉर्म भरने जाता है कोई भी व्यापारी, तो मैं आपको पहला जो क्लॉज है पढ़ के सुना दूं, डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शैल एट ऑल टाइम्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द प्रीमाइसेस। ये कह रहा है कि जब आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री से संबंधित, तो आपका जो लाइसेंस है उसमें जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है, जो आपका जो लाइसेंस है, उसको प्रोमिनेंट अक्षरों में ऐसी जगह पर लगाइए जो सबको दिखता रहे। अब वो रोशनी जी व्यवसाय करें, वो नेहा बग्गा करें, वो शरद द्विवेदी जी करें, वो शैलेन जी करें, या इरफान करे, या कोई और करे, सबके लिए वो सामान्य है मैडम। और आप लोगों की पार्टी ने ही 2011 में जब एनडीए की सरकार थी, ये फूड प्रोटेक्शन कानून को स्वीकृति दी है। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, आज की राजनीति को आप इतना घृणित मत बनाइए, इतना सेल्फ डाउट में मत लाइए, जिससे हर व्यक्ति और खास तौर पर युवा नफरत करने लगे। क्योंकि आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए 13 साल के बाद आए हैं। ये कानून अपने आप में सेकुलर है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रकार का प्रमाण मांग रहा है, और ये तो हमारी चॉइस है ना कि हमें किसके यहाँ जाकर खाना है। नेहा जी, इसकी भोजन नहीं करते, इसकी इमीडिएट मांग क्यों उठती है? हम कभी भी फुटपाथ से चाहे रुमाल खरीदें या फिर फुटपाथ से कोई शॉपिंग करें, हम कभी उससे नहीं पूछते कि तुम दिखाओ भैया गुमाश्ता अधिनियम के तहत तुम्हारा कहाँ है प्रमाण पत्र। चलिए मान लिया रुमाल फूड एक्ट में नहीं है, फूड एक्ट की बात यहाँ हो रही है, लेकिन हम फल वाले से या सब्जी वाले से भी नहीं पूछते कि तुम्हारा कहाँ है अधिनियम। और क्या इसकी मांग आपको लगता है जो आप बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों ने उठाई है? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इसको कि ये कोई कानून नहीं बना है कि जिस पे हम अभी इस तरह से हो जाएं कि उत्तर प्रदेश ने एक एक्ट पारित करके अनिवार्य कर दिया है कि हर ठेले वाला जो फल बेचता है, सब्जी बेचता है, वो अपना नाम लिखे उसके ऊपर। जी शरद जी, ये जो कानून है मुझे लगता है सबको गूगल करके देखना चाहिए, उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। इसकी जो डिटेल्ड डेफिनेशन है हम सबके पास गूगल पर ये है, और उसमें जो जो इंडस्ट्री जिसको ये अनिवार्यता है, फर्स्ट क्लॉज जो कह रहा है कि आप प्रोमिनेंसी के साथ में उसको दिखाइए, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स नहीं आते। तो ये चर्चा का विषय ही नहीं है कि कोई छोटा व्यापारी मारा चला जाएगा, कोई हॉकर मारा चला जाएगा, ये उसमें उसकी कोई बाध्यता ही नहीं है। इसमें जो लोग आते हैं उन इंडस्ट्रीज में आप देखिए कौन कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए, मिल्क कलेक्शन चिलिंग वाली, स्लॉटर हाउस, solvent extracting unit, solvent extracting plant equipped with pre-cleaning of oil seeds, solvent extracting and oil refining plant, packaging, reliable manufacturing by third party, importing, storage, warehouse, cold storage, retail, trade, wholesale, माना मैंने, आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा के पहले बात क्यों उठी? अगर केंद्र सरकार का भी ये निर्णय होता तो मैं मानता कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहती ही होगी। कोई भी सरकार है वो इग्नोरेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस समय ये निर्णय लेना। रोशनी जी कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरूर जी रोशनी जी, आप संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए। शरद जी, नेहा जी ने एक बात कही कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के नाम गिनाए हैं, तो मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर मुजफ्फर जिले में जहाँ से कांवड़ यात्रा का एक रूट तय किया जाता है, हाँ, वहां पे आप इस तरह का फरमान जारी करता है प्रशासन, या वो डायरेक्ट ये मैसेज जाता है कि जब जिसकी सत्ता होती है शासन के द्वारा प्रशासन को कमांड किया जा रहा है, और इस तरह का जब आप फरमान जारी करते हैं छोटे दुकानदारों के लिए, जबकि आपने खुद नेहा जी ने मुझे पढ़ करके बताया कि वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी में इस तरह के जो है लॉज मेंशन है, तो आपको देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप गूगल पे सर्च कर रही हैं तो स्ट्रीट वेंडर के लिए जब इस तरह का फरमान नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं संविधान से छेड़छाड़ करने वाले, जब आप छोटे फल वालों को, सब्जी वालों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप जो है नसीर फल वाला लिख लीजिए, आरिफ फल वाला लिख लीजिए। जी मैं जवाब लेता हूं। संदेश जाता है जी मैं जवाब लेता हूं। लाचारी को दुरुपयोग करके
डायरेक्ट वसूली करना, इनडायरेक्ट वसूली करना, जी। तो इस बात के लिए सवाल खड़े होंगे नेहा जी। जी नेहा जी सवाल यही है। अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी 2-3 दिन पहले का ही बयान है कि भारत एक सर्वधर्म सद्भाव का देश है, राष्ट्र है। मैं यहाँ संघ और बीजेपी को लिंक करके कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संघ की दृष्टि और सोच किस तरह से वो सोचता है, और बीजेपी की सोच एक अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दल की है, वो एक अलग मसला है। लेकिन इनके बीच में मतलब आप ये तो मानती हैं कि इस तरह का कोई कानून प्रिवेल नहीं कर रहा है, और मध्य प्रदेश में ना ऐसी कोई संभावना है। उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर ज़िले की बात छोड़ दें, अगर हम वहाँ क्या कारण है वो भी उसकी तह तक भी जाकर चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात नहीं। शरद जी, मुझे लगता है कि हम सबको अपने नाम पे गर्व है, और अगर इस प्रकार की कोई एक मांग आ भी रही है और किसी को संशय भी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्मपंथ का कोई व्यक्ति होगा तो इससे कोई फूट फैलने वाली है या इससे किसी प्रकार की कोई दूरी आने वाली है। हमारे नाम में हमारी पहचान छुपी हुई है, और हमारी पहचान जो है वो भाईचारे की अगर है, और उस पहचान के साथ हम सार्वजनिक तौर पर सामने रहते हैं, जो फूड प्रोटेक्शन एक्ट भी कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति करने की कोई बात है। और इस कानून को केंद्र सरकार ने लागू किया जब एनडीए की सरकार थी 2011 में। 2006 का कानून है ये, और ये लागू करने वाली यूपीए की सरकार थी, कोई एनडीए की सरकार नहीं थी। स्ट्रीट वेंडर्स पर ये लागू नहीं है, ठेले और सब्जी वालों के लिए प्रभावी नहीं। विशेष परिस्थिति हो तो राज्य सरकार या जिला प्रशासन अपने विवेकाधिकार से फैसले ले सकता होगा, यही हमारा संविधान कहता है। लेकिन उसके लिए भी उसको उसकी रैशनैलिटी, उसके क्रेडेंशियल्स सामने रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार मसले न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और वहां न्यायालय कई बार इस पर क्षुब्ध भी होता है कि आप हर चीज़ लेकर हमसे फैसला कराने आ जाते हैं। ये टेंडेंसी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि एक ऐसा देश जो संविधान से संचालित है, जो दुनिया के महान लोकतंत्र में शामिल है, ये विषय शायद चाय के प्याले का तूफान साबित होगा। इसको बहुत अधिक तूल देने की मीडिया को भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह से नफ़रत के कैप्सूल के तौर पर बढ़ जाती हैं और वो समाज के अलग अलग वर्गों को क्षुब्ध करती हैं। तो बिल्कुल विचलित मत होइए, बिल्कुल चिंतित मत होइए। मैं नेहा जी की इस बात से सहमत हूँ और रोशनी जी की भी इस बात से सहमत हूँ कि एक बड़े विशाल देश में हम सब अपने नाम पर गर्व करते हैं, हम जिस भी जाति धर्म समुदाय से आते हैं, और ये संविधान हमें अनुमति देता है कि हम उस गरिमा के साथ, उस दृष्टि के साथ, उस सोच के साथ आगे बढ़ें। उधर जाकर कंक्लूड करने का टाइम आज मेरे पास नहीं है, टाइम एक्सीड हो गया, विषय गंभीर था। इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए अफसरनामा, छत्तीसगढ़ कैडर के युवा आईपीएस ऑफिसर जो सीएसपी जगदलपुर का दायित्व निभा रहे हैं, उदित पुष्कर से बहुत दिलचस्प बातचीत है, जरूर देखिए। नमस्कार।